50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000। उन लोगों के लिए एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफी अरसे रहने वाली हैं और उससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा तो रहता ही है। और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का आया है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब के जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। मैं जरा ग्लासेस लगा लूँ बिकॉज धूप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। बहरहाल अब सुनने में ये भी आया कि जी इंडिया ने उनके जापानीज के कहने पे ये कहा है कि जनाब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है तो नरेंद्र मोदी तो जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे एससीओ की मुलाकात होनी है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इससे पहले इंडिया जो है वो चाइना को भी अलर्ट कर रहा है कि आई स्टैंड विद जापान। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सवाल यही पैदा होता है कि टेक्निकली जब मुश्किल वक्त आना है तो ना इंडिया ने किसी के साथ खड़े होना है, ना किसी ने इंडिया के साथ खड़े होना है। ये हमने देख ली है अभी, ठीक है जी, ये भारत और पाकिस्तान की जंग में देख ली है हमने, ये चीज़ जो है वो है। और इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को कंडेम कर रहा है। इंडिया जापान जो है वो कहते हैं जी म्यांमार में जो हालात हैं उसके ऊपर हम बड़े परेशान हैं बेसिकली, क्योंकि ये म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया जापान की सपोर्ट ले रहा है। म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया उसकी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना जनाब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये चीज़ जो है ना ये फैक्टर मौजूद है। दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो करते हैं। और सुनने में यह आया कि नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि अगर क्वाड मीटिंग इस दफा होगी इंडिया के अंदर तो तब वो जो एक स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप को मिलेगी, वरना इस रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात की है नरेंद्र मोदी को, ये क्योंकि इस वक्त अमेरिकन ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जो रशिया कर रहा है दिस इज इंडियाज वॉर। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया की वॉर कैसे हो गई है। और साथ ही में इंडिया ने जो है वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको अभी जिक्र कर दिया है। देखिए एक मैं आपको चीज़ बताऊं, इंडिया ने, मैं आपको अक्सर पाकिस्तानियों को बताता हूँ क्योंकि जरा पाकिस्तानियों की थोड़ी हमारी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है और वो मेमोरी है कि हम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। इंडिया जितने भी बायलैटरल रिलेशंस दुनिया में रखता है उसमें ये जो तंजीमें हैं इनका जरूर जिक्र करता है इंडिया, और अगर वो नहीं करता जारी बात है तो उसमें फिर वो भी एक फैक्टर होता है कि क्यों नहीं कर रहा और क्या वजह है। लेकिन अमूमन वो ये सारी तंजीमों का जिक्र करती हैं, मैं आपको बड़े केयरफुली ये बता सकता हूँ, अलकायदा, दाइश, लेकिन असल में उनके लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है। अलकायदा दाइश इंडिया करता है लेकिन करता सिर्फ वेस्ट के लिए है, क्योंकि इमीडिएटली वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई इतना वो बड़ा इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। अलकायदा एंड दाइश फॉर इंडिया विद इन इंडिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर, 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 years।
यहीं से आप अंदाजा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड। सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज व्हाट द इंडियंस आर डूइंग। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत 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 अच्छे कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। और ये वजह है कि इंडिया जापान जो है उन्होंने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी लेवल के जो टॉक्स हैं उनको भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया। ये भी मैं विक्रम मिश्री साहब को सुन रहा था जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और इंडिया कहता है जी हमारा सबसे वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के। तो इंडिया, देखिए जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के खिलाफ, और इंडिया को जापान से मदद चाहिए इकोनॉमी पे। पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं ले सकता क्योंकि जापान पाकिस्तान ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं है, और दूसरा जापान लुक्स टुवर्ड्स यूएस है व्हेन इट लुक्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा ये है कि इंडिया जापान ताल्लुकात में ये जो बायलैटरल मीट हुआ है, क्या नाम है उसका, बड़ा लंबा चौड़ा 7 पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत कुछ है, लंबी डिस्कशंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लार्जली ये जो 50,000 बंदा जो इंडिया से जापान जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जो इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं इसमें जो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हुआ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं करना है। क्या करना है जी? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से मुराद ये है कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट जो है वो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फायदा उठा सकता है, ये जरूर देखने वाली बात है। और अगर हम इस तरफ ना सोचकर और सिर्फ ये सोचें कि हम काम कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तभी पाकिस्तान का कुछ भला होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जी क्योंकि अमेरिका और भारत की आपस में टेंशन हो गई है तो इससे हमारा कोई फायदा होगा, तो यकीनन ये फायदा बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। और हो सकता है उसके बाद जब हिंदुस्तान और ट्रंप की सरकार, या ट्रंप ना हुए अमेरिकन सरकार कोई दूसरी आ गई और उनकी आपस में बातचीत हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को दूर कर लिया, तो यकीनन ये चीज हमें काफी भारी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो शी जिनपिंग जो है वो नजर आ रहे हैं कि काफी एक्टिव हैं और वो एक तरह से वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जापान अब 50,000 स्किल्ड इंडियंस को अपने यहाँ काम देने के लिए बुला रहा है। जी हाँ, जापान जो टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसने भारत की टैलेंट पावर को पहचान लिया है। अब सोचिए, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान, तो ये साझेदारी कितनी स्ट्रांग होगी। जापान को आज स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, और भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, वही इस कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन मजेदार बात तो तब हुई जब पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा जैसे लोगों को यह खबर लगी। भाई साहब शॉक्ड रह गए, क्योंकि जहां जापान भारत को 50,000 स्किल्ड लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है, वहीं पाकिस्तान से शायद ही कोई इस लेवल पर बुलावा आए। वजह साफ है, दुनिया अब जानती है कि अगर स्किल, टेक्नोलॉजी और मेहनत की बात होगी तो भारत नंबर 1 चॉइस है। चीमा साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल पर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, भाई जगह ऐसे नहीं मिलती, आपको क्वालिटी दिखानी पड़ती है। भारत ने अपनी आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से पूरी दुनिया को साबित किया है। यही वजह है कि जापान जैसे देश अब हम पर भरोसा कर रहे हैं। तो मेरा रिएक्शन सीधा है, ये सिर्फ जॉब्स का मामला नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई इज्जत और इमेज का मामला है। और अगर पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ चाहिए तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, दुनिया के सामने पॉजिटिव इमेज दिखानी पड़ेगी, वरना चीमा जैसे लोग सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर भारत की बढ़ती ताकत देखकर जलते ही रहेंगे।